चलिए, एक आपने देखा नायकत्व की अवधारणा जो आप नहीं समझ पा रहे थे, नायकत्व की अवधारणा। नायकत्व की अवधारणा बदलते समय संदर्भ में नायक का जो कंसेप्ट है वो बदलता रहा है। नायक मतलब हीरो। हीरो का जो कंसेप्ट है वो बदलता रहा है। और कैसे बदलता रहा है? तो अगर मुख्यतः हम समय के स्तर पर लें तो सामंती समय, मध्यकाल, जो आपका हिंदी साहित्य का प्रारंभ और आधुनिक काल, दो आधार पर अगर देखें, सामंती समय में जो नायक होता है वो तो राजा होगा सदैव, या सवर्ण हो, या दूसरा ईश्वर, यानी सर्वशक्तिशाली होगा। सर्वशक्तिशाली ये निश्चित है, यानी फिक्स्ड रिजर्व सीट है कि हमेशा नायक कैसा होगा, या तो सवर्ण होगा, यानी इसमें कोई अवर्ण समाज का व्यक्ति नायक हो ही नहीं सकता। या तो पृथ्वीराज चौहान होंगे, या राम होंगे, कोई भी होगा, लेकिन वो व्यक्ति क्या होगा, या तो राजा होगा, सवर्ण होगा, या ईश्वर। मतलब नहीं, सीट फिक्स है। ये कोई ऐसी रचना नहीं है जिसमें नायक की अवधारणा बदल गई। अब आधुनिक काल जैसे जैसे आएगा तो मध्य वर्ग केंद्र में आएगा, मध्य वर्ग की केंद्रीय भूमिका हो, केंद्रीय भूमिका बढ़ती जाएगी, मध्य वर्ग की केंद्रीय भूमिका बढ़ेगी। तब नायक जो है धीरे धीरे क्रमशः अवधारणा बदलेगी। जैसे अब मध्य वर्ग का कोई व्यक्ति हो सकता है, मध्य वर्ग का कोई व्यक्ति हो सकता है। जैसे गोदान में आप देखेंगे तो होरी, ये है हीरो। किसान है और इसमें कई सारी कमियां हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, यहाँ कमियों को नहीं देखा जाएगा। हाँ, निम्न मध्य वर्ग का है। मध्य वर्ग के तो कई है, ये निम्न मध्य वर्ग। मध्य वर्ग के तो कई चेहरे, कई लेयर्स। तो निम्न मध्य वर्ग का व्यक्ति है होरी, निम्न मध्य वर्ग। यहां पर नारी नहीं हो सकती थी, नारी को तो कोई अधिकार ही नहीं, तो सामंती समाज में नारी नहीं हो सकती। लेकिन अब आधुनिक काल में दिव्या भी हो सकती है। यशपाल के यहाँ कौन सी है? यही केंद्रीय नायिका है, दिव्या। ठीक है। निर्मला भी हो सकती है प्रेमचंद के यहाँ। और भी निम्न वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, निम्न वर्ग का व्यक्ति हो सकता है। जैसे हल्कू, जैसे घीसू माधव, कफन का घीसू माधव हो सकता है। यानी चूंकि जैसे जैसे आधुनिक काल आएगा, प्रजातंत्र धीरे धीरे जब भारत आजाद हो जाएगा, तो कैरेक्टर की भी जरूरत नहीं है। मेरीगंज भी हीरो हो सकता है। मेरीगंज एक स्थान का नाम, ये स्थान है, अंचल विशेष है। यानी अब कोई व्यक्ति भी न हो तो भी चलेगा, ये भी हीरो हो सकता है, मेरीगंज भी हो सकता है। और हम धीरे धीरे उत्तर आधुनिक समाज में जाएंगे। उत्तर आधुनिक समाज, तो धीरे धीरे खलनायक को भी, और ऐसे कई पिक्चर बने जो खलनायक भी और बहुत गर्व से कहता है कि हम क्या खलनायक, और ऐसी मूवी बनी। और खलनायक भी हीरो। हीरो का मतलब क्या है? हीरो का मतलब जो केंद्रीय भूमिका में हो। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? केंद्रीय भूमिका जिसकी है,
जिस पर केंद्रीय भूमिका का क्या मतलब है? जिस पर रचना केंद्रित, अगर उसको हटा देंगे, रचना केंद्रित है पहला। दूसरा, प्रारंभ, मध्य और अंत में उपस्थित। हीरो कौन होगा? जिस पर पूरी रचना टिकी हुई है, पिलर है उस रचना का, प्रारंभ मध्य और अंत में उपस्थित है। तीसरा, हीरो कौन होगा? जो फल का भोक्ता होगा, फल जो मिला उसका भोक्ता होगा। तो यहाँ फल का भी भोक्ता कौन है? दास साहब। अंततः वो जीतेंगे, अंततः वो सारी स्थितियों को कंट्रोल कर लेंगे, फल का भोक्ता भी है। चौथी बात कि जो पाठक वर्ग है, पाठक वर्ग पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से उसी को केंद्रीय समझता हो, क्योंकि वो फल का भोक्ता है। जो पाठक भी, तो क्रोध आता है दास साहब पर, और कई बार तो पाठक को बड़े अच्छे लगते हैं, जो शुरुआती पाठक है ना, जो प्रारंभिक पाठक, उसको लगता है कितना बढ़िया कैरेक्टर है दास साहब, है ना, कितना शानदार कैरेक्टर है ना? तो हीरो है कौन? हीरो है जिस पर रचना निर्भर है, जो फल का भोक्ता है, जो प्रारंभ मध्य और अंत में उपस्थित है, और पाठक वर्ग की नजर में भी जिसकी केंद्रीय भूमिका है, यानी कह सकते हैं। और पांचवा की रचनाकार, रचनाकार भी जिसको टारगेट कर रहे हैं, या जिसके आप क्या कर रहे हैं, जिस पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, यानी चाहते हैं, रचनाकार भी चाहती हैं कि लोग दास साहब को समझे। जब तक समझेगा नहीं उनके आंतरिक और बाह्य चरित्र को, तब तक कोई संभावना नहीं दिखाई देती। और आजकल तो नायक जो दिखाई दे रहा है, जो दास साहब सीएम दिखाई दे रहे हैं, हीरो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हीरो में कितना खलनायक छिपा हुआ है, इसको देखे जनता। यानी जनता आसान काम नहीं है। पहले का क्या होता था कि पहले एक राम है तो दूसरी तरफ कौन है? रावण है। जनता को समझ में कोई दिक्कत नहीं, जनता को पता है कि राम अच्छे आदमी है, रावण बुरा है। आजादी के आंदोलन में भी गांधी के लिए बहुत आसान था कि सामने अंग्रेज थे। जब दुश्मन सामने हो तो चुनौती कठिन नहीं होती। राम के लिए भी चुनौती कठिन है, रावण अट्टहास कर, हमको पता है कि वो दुश्मन है। और गांधी के लिए भी, भाई हमको पता है कि साम्राज्यवाद है। हालांकि शुरुआती दौर में साम्राज्यवाद ने ये कहा कि नहीं, व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी, उन्होंने कहा कि हम तो आपके भले के लिए, और इस छल और छद्म को गांधी जी ने क्या किया? तोड़ा। लेकिन अब पता ही नहीं चलेगा कि हु इज नायक, मतलब हु इज हीरो, हु इज एंटी हीरो। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि नायक में कितना खलनायक है और खलनायक में कितना नायक है। यानी समस्या, अगर आज कहा जाए कि आज गांधी होते तो ज्यादा परेशान हो जाते हैं, संभव ही नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चल रहा है, जनता को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन नायक है, कौन मेरे भले के लिए। यहाँ पक्ष भी वैसा, विपक्ष भी वैसा। चाहे दास साहब को देख लीजिए या सुकुल बाबू, किसको जिताएंगे? सब एक पर एक है। यानी जनता दिग्भ्रमित है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि दास साहब हमारे लिए हितैषी है, क्योंकि भाई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और मेन पृष्ठ पर छप भी रहा है। कैसे दूर तक योजनाएं जा रही हैं, कैसे वो अपराध पर अंकुश लगा रहे हैं, कैसे वो खराब लोगों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दे रहे हैं, कितना अनुशासन है पार्टी में। तो जनता को लग रहा है कि यही मेरा हीरो। लेकिन इस हीरो के बीच कितना एंटी हीरो छिपा हुआ है, कितना असामाजिक चीज छुपा हुआ है। मन्नू भंडारी की ये चुनौती थी, और ये चुनौती आज भी मौजूद है कि ये उत्तर आधुनिक समय में जो नायक की जो अवधारणा है, ये बदलती गई। और इसीलिए अब इस नायकत्व की स्थितियां, चूंकि सामंती समाज समाप्त हो गया, कुछ लक्षण बचे हुए हैं। अब समस्या क्या है? आधुनिक और उत्तर आधुनिक दौर में नायकत्व की अवधारणा बदलती गई। अब हो सकता है कि मेरीगंज भी नायक हो सकता है, घीसू माधव भी नायक हो सकता है, कि खलनायक भी नायक। स्पष्ट हुआ? तो थोड़ा सा लिखिए, तो लिखिए, महाभोज का केंद्रीय चरित्र, महाभोज के केंद्रीय चरित्र दासा, महाभोज के केंद्रीय चरित्र दासा, महाभोज के केंद्रीय चरित्र दासा का चरित्र चित्रण, का चरित्र चित्र लिखिए। भारतीय साहित्य में, भारतीय साहित्य में देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप, देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप, देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप
नायकत्व की अवधारणा में भी परिवर्तन हुआ है। नायकत्व की अवधारणा में भी परिवर्तन हुआ है। सामंती समय और समाज में नायक कोई राजा, कोई सामंत, कोई सवर्ण ही हो सकते क्योंकि असीम संभावनाओं को तथा सर्वशक्तिमान की अवधारणा को उसी में देखा जाना संभव था। बाकी कोई सर्वशक्तिमान नहीं होता। राजा होता, फिर प्रजा होती। प्रजा शक्तिशाली नहीं होती। धार्मिक व्याख्या के अनुरूप राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया। धार्मिक व्याख्या के अनुरूप राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया। ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है वो, ऐसा माना गया। अतः मध्यकालीन सामंती समाज में नायक की अवधारणा ईश्वर, राजा, सामंत एवं सवर्ण की परिधि में घूमती रही। ईश्वर, राजा, सामंत, सवर्ण की परिधि में, उसी पेरीमीटर में घूमती रही। क्योंकि समाज में दो ही वर्ग थे, राजा और प्रजा। ब्रैकेट में लिखिए मध्य वर्ग की अनुपस्थिति। मध्य वर्ग नहीं था, मध्य वर्ग की अनुपस्थिति। प्रभावी दो ही वर्ग थे, राजा और प्रजा। तो राजा को ही हीरो होना, और चूंकि राजा ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है, या तो ईश्वर बने, और राजा का दर्जा फिक्स था। ठीक है, पैराचिन करके लिखिए। परंतु आधुनिक काल के साथ साथ मध्य वर्ग एवं राष्ट्रवाद का विकास होता है। आधुनिक काल के साथ साथ मध्य वर्ग एवं राष्ट्रवाद का विकास होता है। जो उत्तर राजनीतिक समाज तक आते आते परिस्थितिगत परिवर्तन से नायकत्व की अवधारणा भी बदलती है। नायकत्व का कंसेप्ट भी बदलता है। नायकत्व की अवधारणा भी बदलती जाती है। यही कारण है कि नायक के रूप में राष्ट्र भी हो सकता है। नायक के रूप में राष्ट्र, गोदान में होरी, किसान, ईदगाह में हामिद, कफन में घीसू माधव, यशपाल के यहाँ दिव्या, रेणु के यहाँ मेरीगंज, अंचल विशेष, तथा महाभोज में खलनायक होते हुए भी केंद्रीय चरित्र दास साहब का है। पैरा चेंज करके लिखिए। नायक की अवधारणा निम्नलिखित आधार पर निर्भर करती है। नायक की अवधारणा निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करती है। कौन हीरो होगा, निर्भर करती है। पहला, नायक पर कथानक निर्भर करता है। दूसरा, लगभग सभी घटनाएं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सूत्रधार नायक होता है। लगभग सभी घटनाओं का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सूत्रधार नायक होता है। जो दास साहब है, सारी घटनाओं को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तीसरा, फल का भोक्ता भी नायक होता है। जो परिणाम निकला, जो रिजल्ट हुआ, फल का भोक्ता भी नायक होता है। अगला, रचनाकार यानी जो कथाकार है, रचनाकार जिस चरित्र को, ब्रैकेट में लिखिए, उसकी अच्छाई और बुराई को विस्तार से बताते हैं। उसके कैरेक्टर को क्या करते हैं, रचनाकार भी बताते हैं। तो हीरो को भी तो बताएगा। अगला लिखिए, पाठक भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में जिस चरित्र को केंद्रीय समझता है। अगला, अन्य पात्र भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय पात्र से जुड़े होते हैं। अन्य पात्र भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय पात्र से जुड़े होते हैं तथा उस पर निर्भर होते हैं या उस पर डिपेंडेंट होते हैं। और अगला लिखिए, जिसका संवाद अधिकतम होता है, जिसका डायलॉग ज्यादा होता है, जिसका संवाद अधिकतम होता है तथा प्रभावी होता है।
जिसका डायलॉग क्या होता है, मैक्सिमम रचनाकार देता है। नहीं, फिल्मों में आपने देखा होगा किसको डायलॉग ज्यादा मिला, हीरो को ही मिलता है। पैरा चेंज करके लिखे, उपरोक्त सभी स्तरों पर तुलनात्मक रूप से दास साहब का चरित्र गढ़ा गया है, गढ़ना तथा पाठक से परिचित कराना आवश्यक था, या प्रासंगिक था। यह चुनौतीपूर्ण भी था क्योंकि जनता के लिए नायक और खलनायक के संश्लिष्ट रूप को समझना कठिन नायक और खलनायक के संश्लिष्ट रूप को समझना कठिन था, कठिन है, कठिन था, कठिन है, समझना कठिन था, कठिन है, पूर्ण विराम। यद्यपि आशा विश्वास और समाधान के रूप में आशा विश्वास और समाधान के रूप में आशा विश्वास और समाधान के रूप में एसपी सक्सेना की उपस्थिति भी है। पैरा चेंज करके लिखिए, दास साहब ऊपर से शांत, गंभीर, गरिमापूर्ण, संयमित, संतुलित, गंभीर, गरिमापूर्ण, संयमित, संतुलित तथा सुलझे हुए राजनेता हैं। वे विधायिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता सभी पर अंकुश रखते हैं। वे विधायिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता सभी पर अंकुश रखते हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपराधी भी उनके इशारे पर काम करते हैं। अर्थात जन कवि नागार्जुन के शब्दों में भी उनके इशारे पर काम करते हैं। अर्थात जन कवि नागार्जुन के शब्दों में अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दर धारी। अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दर धारी। पैराचीन करके लिखे, दास साहब की भाषा और चरित्र विरोधाभासी है। दास साहब की भाषा जो बोलते हैं और जो उनका कैरेक्टर है, दास साहब की भाषा एवं चरित्र विरोधाभासी है। डैश दे करके लिखिए, देखो भाई मेरे लिए राजनीति धर्म नीति से कम नहीं। वे क्या कहते हैं, देखो भाई मेरे लिए राजनीति धर्म नीति से कम नहीं। देखो भाई मेरे लिए राजनीति धर्म नीति से कम नहीं। मैं तो कबीर का कायल हूं, मैं तो कबीर और गीता का कायल हूं। यही सब बोलते हैं वो, मैं तो कबीर और गीता का कायल हूं। उनके कमरे में गांधी और नेहरू की तस्वीर लगी है, यही सी को वो आदर्श समझते हैं। उनके कमरे में गांधी और नेहरू की तस्वीर लगी है। वे किसी को गीता ही उपहार देते हैं, अगर देना होगा उपहार तो क्या देंगे, गीता ही देंगे। उनका निजी कमरा भी आडंबर रहित, एकदम साफ साफ। उनका निजी कमरा भी आडंबर रहित नहीं। अर्थात दास साहब का संपूर्ण व्यक्तित्व, उनकी भाषा, परिवेश और प्रभाव भव्यता के अनुरूप है, भव्य दिखाई देता है, भव्यता के अनुरूप। किंतु दूसरी तरफ उनके आंतरिक चरित्र को उनकी पत्नी भी नहीं जानती, उनकी पत्नी भी नहीं जानती। जोरावर, ब्रैकेट में लिखे अपराधी, उनका सहयोगी है। मशाल के संपादक दत्ता साहब एवं
पत्रकारिता एवं पत्रकारिता उनके इशारे पर काम करती है। दलित शोषण के तहत, दलित शोषण के साथ सहानुभूति का मुखौटा ओढ़े, सहानुभूति का मुखौटा ओढ़े वे हीरा को, वे हीरा को बीसू की मौत के बाद, बीसू की हत्या के बाद कार में बैठाते हैं, कार में बैठाते हैं। पैरा चेंज करके लिखिए। समग्रता कह सकते हैं कि, समग्रता कह सकते हैं कि, समग्रता कह सकते हैं कि मन्नू भंडारी ने दास साहब के चरित्र को, दास साहब के चरित्र को केंद्रीय महत्व देकर, केंद्रीय महत्व देकर करोड़ों पाठक की समझ को विकसित करने का नैतिक दायित्व निभाया है, नैतिक दायित्व निभाया है। यह कार्य आसान नहीं था, यह कार्य आसान नहीं था। खलनायक को ही नायक समझती हुई जनता को, खलनायक को ही नायक समझती हुई जनता को जागरूक करना, रचना धर्मिता की नैतिकता, रचना धर्मिता की नैतिकता एवं साहस को व्यंजित करता है। तो ये था आपका दास साहब के बारे में कुछ बातें और नायकत्व की कुछ अवधारणा।